हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों से मुझे अपेक्षा है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो से जानकारी लोगों को मिलती रहे और आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की धकाधक तैयारी होते रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम आज अपनी पढ़ाई। तो मैं बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जूलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको, और मैंने कल आपको ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं आपको मानव शरीर के तंत्र यानी कि शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, जितने भी तंत्र होते हैं, जनन तंत्र, इन सभी तंत्रों के बारे में हम आगे डिटेल में जूलॉजी के अंतर्गत डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों के अंतर्गत पाचन तंत्र को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आज मैं आपको बताऊंगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस एंड द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन एज टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो दोस्तों, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ एगिशन। मतलब कि दोस्तों, डाइजेशन जो होता है वह मनुष्य में पाए जाने वाला एक ऐसी क्रियाओं का समूह होता है जिसमें कि जीभ भाग लेती है, सलाइवा ग्लैंड्स यानी कि लाल ग्रंथियां भाग लेती है, पैंक्रियास भाग लेता है, लीवर भाग लेता है और गॉल ब्लैडर भाग लेता है। इसके अलावा डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स until they can be absorbed and assimilated into the body। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि डाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मतलब कि पाचन में हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, और इतने छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है जब तक कि इसे शरीर की छोटी आंत के द्वारा अवशोषित न कर लिया जाए या शरीर के द्वारा इसे स्वांगीकृत यानी कि अवशोषित न कर लिया जाए। और जो भोज्य पदार्थ अवशोषित नहीं होते वो बड़ी आंत में भेज दिए जाते हैं, और बड़ी आंत में वहां से उसे गुदा द्वार एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसे उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र के ऊपर डिटेल में। दोस्तों, संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं वे सभी भोज्य पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, और ये भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट प्लस द necessary organs of digestion like the tongue, salivary glands, pancreas, liver and gall bladder। मतलब कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है दोस्तों, इसमें विभिन्न प्रकार की उपपचयी क्रियाएं की जाती है जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण अंग भाग लेते हैं, जैसे कि जीभ, लार ग्रंथियां, पैंक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। एंड द डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स अंटिल दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी। इसका मतलब कि पाचन प्रक्रिया वह विक्रिया होती है जिसमें शरीर में पाए जाने वाले भोजन को छोटे छोटे और इतने छोटे भागों में तोड़ा जाता है जब तक कि वह भोज्य पदार्थ अवशोषित ना हो जाए या उसे भोज्य पदार्थ को शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब ना कर लिया जाए। इसके बाद में दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, भोजन की पाचन क्रिया को 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है। पहली अवस्था होती है अंतर्ग्रहण। भोजन की पहली अवस्था होती है, भोजन के पाचन तंत्र की पहली अवस्था होती है अंतर्ग्रहण, इसे इंगेशन कहा जाता है दोस्तों। दूसरा होता है पाचन यानी कि जिसे डाइजेशन कहा जाता है। तीसरी प्रोसेस होती है दोस्तों अवशोषण, जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। चौथी अवस्था होती है स्वांगीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है। और 5वीं अवस्था मल परित्याग होती है, जिसे डिफेकेशन कहा जाता है। इसके बाद में मैं अब आपको प्रत्येक स्टेज के बारे में बारी बारी से डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है कि
पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पाचन की अभिक्रिया होती है वो कितनी अवस्थाओं में बटी होती है? तो दोस्तों पाचन तंत्र की पाचन अभिक्रिया जो होती है वो 5 अवस्थाओं में बटी होती है, जिनका क्रम होता है, सबसे पहले होता है इंगिशन यानी अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा होता है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल परित्याग यानी डिफेक्सेशन। तो दोस्तों अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। तो पहली अवस्था होती है अंतर्ग्रहण, दूसरी होती है पाचन, तीसरी अवशोषण, चौथी स्वांगीकरण और पांचवा मल परित्याग। तो इस तरह से 5 अवस्थाओं के द्वारा शरीर का पाचन तंत्र काम करता है दोस्तों। तो आज हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों संसार में पाए जाने वाला प्रत्येक जीव जो होता है अपने वृद्धि और विकास के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है, और जब वो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है तो उसके बाद भोजन का पाचन होता है, यानी कि खाए हुए भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। एंड वी नो दैट आल्सो द डाइजेशन involves the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body। यानी कि भोजन पाचन के अंतर्गत शरीर में छोटे छोटे पदार्थों के रूप में भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है, और तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि वह शरीर के द्वारा अवशोषित न कर लिया जाए या उनसे ऊर्जा प्राप्त न हो जाए, और बाद में बचे हुए अनपचे भोजन को या अनएब्जॉर्ब फूड को बड़ी आंत के द्वारा गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी भोजन के पाचन की पहली अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों इंगिशन, इंगिशन यानी होता है अंतर्ग्रहण, इंगेशन जो होता है, अंतर्ग्रहण जो होता है, यह भोजन के पाचन की पहली अवस्था होती है। भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो दोस्तों जब आप भोजन का निवाला बनाकर उसे अपने मुंह में लेते तो इसे ही भोजन को मुंह में लेने को ही अंतर्ग्रहण या इंगेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम पाचन की। व्हाट इज द डाइजेशन? दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी जीव का स्वस्थ रहना उसके पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है, आपका लीवर किडनी, आपका लीवर और आमाशय बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, पचा रहे हैं और वो आपके शरीर को लग रहा है, तो आपकी शरीर का वृद्धि और विकास बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों पाचन तंत्र जो होता है किसी भी जीव के वृद्धि और विकास पर बहुत ज्यादा पाचन तंत्र पे किसी भी जीव का वृद्धि और विकास बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा। दोस्तों पाचन तंत्र जो होता है मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों जैसे ही हम भोजन को मुंह में लेते हैं यानी इंगेशन करते हैं तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित, क्योंकि दोस्तों हमारे मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। तो दोस्तों हमारे मुख में जो है 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। तो दोस्तों मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम, तो लार में एक एंजाइम होता है दोस्तों जिसका नाम होता है टाइलिन, जो भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च माल्टोज शर्करा को अपघटित कर देता है, यानी कि अपघटित करके छोटे भागों में तोड़ देता है। फिर माल्टेज नामक फिर दूसरा एंजाइम होता है दोस्तों हमारे लार में माल्टेज। पहला एंजाइम होता है आपका टाइलिन, आपकी लार में जो पहला एंजाइम होता है दोस्तों वो टाइलिन होता है और दूसरा होता है माल्टेज। तो टाइलिन जो होता है दोस्तों, टाइलिन का क्या काम होता है? टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में अपघटित कर देता है और बाद में फिर माल्टेज एंजाइम जो होता है उस शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। तो माल्टेज एंजाइम जो होता है दोस्तों वो शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। और उसके बाद में तीसरा एंजाइम होता है दोस्तों लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो होता है ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं बात करूंगा आमाशय में पाचन की। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र का अंतर्ग्रहण और पाचन के ऊपर अब हम डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम डायग्राम के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहां से? मुख से। डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों कैसे प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये आपको डायग्राम में दिख रहा है कि भोजन जो होता है
जब हम भोजन को मुख में लेते हैं तो इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण यानी कि इंगेशन कहा जाता है। भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण या इंगेशन कहलाता है। यह भोजन के पाचन की पहली स्टेज होती है और मैंने आपको बता दिया है कि भोजन के पाचन की 5 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 5 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है दोस्तों अंतर्ग्रहण, जिसे इंगेशन कहा जाता है। दूसरी स्टेज होती है पाचन यानी डाइजेशन। तीसरी स्टेज होती है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। चौथी स्टेज होती है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। और पांचवी अवस्था होती है दोस्तों मल त्याग या जिसे डिफेकेशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोजन का पाचन जो है मुख से प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में दूसरी अवस्था होती है पाचन। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से चालू होकर कहां तक चलता है? तो छोटी आंत तक चलता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, ये मुख है, ये मुख है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उसके नीचे तालू है, फिर अलिजिहा है, फिर जीभ है, फिर दांत है और फिर लार ग्रंथियां है। तो लार ग्रंथियां जो होती है, फिर ग्रसनी, ग्रास नली। ये ग्रास नली जो होती है दोस्तों इसे आहार नाल भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यकृत होता है और भोजन पहले अमाशय में जाता है, अमाशय में फिर अग्नाशय और फिर और जो ये आपको हरे कलर की दिखाई दे रही है दोस्तों, ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है और नीचे में जो बहुत घूमी घूमी है वो छोटी आंत है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बड़ी आंत जो होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो ये जो आपको हरे कलर की दिखाई दे रही है ये बड़ी आंत है। इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों, बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत जो होती है इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों छोटी होती है और छोटी आंत जो होती है इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों बड़ी होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारी जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है लगभग, इसकी लंबाई जो होती है लगभग, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे भोजन में पाचन की। तो भोजन के पाचन की 5 स्टेजेस होती है, जिसमें पहली स्टेज को इंगेशन या अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी स्टेज जो होती है उसे पाचन कहा जाता है। दोस्तों पाचन की अभिक्रिया में मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों ये छोटी आंत तक चलता है। कहां तक चलता है? छोटी आंत तक। और मैं आपको बता रहा था कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है दोस्तों वो 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है दोस्तों, 6 से 7 मीटर होती है। इसके अलावा बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है दोस्तों। बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है दोस्तों। तो बड़ी आंत जो होती है ये मोटी चमड़ी यानी मोटी परत वाली होती है और ये गहरे लाल रंग की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चित्र में आप ध्यान से देखिए, जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो मुंह में दांत होते हैं और दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और जीभ के माध्यम से लार को अच्छे तरीके से भोजन में मिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन जो होता है वो भोजन में स्थित मंड को माल्टोज में बदलता है। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम का कार्य कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन में स्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर उसके बाद में माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। तो माल्टेज एंजाइम जो होता है दोस्तों वो माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद में लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो तीसरा एंजाइम होता है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो भोजन में स्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर का कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है दोस्तों। तो अब चित्र में देखिए दोस्तों, ये आमाशय आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों इसे आमाशय कहते हैं। आमाशय में HCl अम्ल का स्रावण होता है जो कि यहाँ भोज्य पदार्थ को अम्लीय कर देता है, जहां पर जो इसके अलावा दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी बड़ी आंत है और ये जो अंदर में जो घूमी दिख रही है छोटी आंत है। मैंने आपको बताया बड़ी आंत जो होती है दोस्तों वो 1.5 मीटर की होती है और छोटी आंत जो होती है वो 6 से 7 मीटर की होती है। इसके अलावा दोस्तों फिर जब भोजन आमाशय में जो भी होता है उसके बाद में दोस्तों भोजन जो है वो छोटी आंत में जाता है, जहां भोजन का अवशोषण होता है और जो भोजन अवशोषित नहीं होता है, जिसका स्वांगीकरण नहीं होता, वो बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से फिर गुदा द्वार के द्वार बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम बात करेंगे आमाशय में पाचन। तो दोस्तों अब स्विच करते हैं बुक के ऊपर। दोस्तों अब हम डिस्कस कर रहे थे आमाशय में पाचन। दोस्तों आमाशय में पाचन कैसे होता है? तो जैसे ही भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। तो दोस्तों HCl अम्ल का भी स्रावण होता है आमाशय में, जो हमारे भोज्य पदार्थ को अम्लीय बना देता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बता दूं आपको कि
कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन के आमाशय में पहुंचने पर किस अम्ल का स्रावन होता है। तो दोस्तों भोजन के आमाशय में पहुंचने पर HCl अम्ल का स्रावन होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का होता है। इसके अलावा दोस्तों आमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, यानी कि कैटेलिस्ट उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों लार के साथ जो टाइलिन एंजाइम आया है वो आमाशय में जाके खत्म हो जाता है और उसका कार्य समाप्त हो जाता है। और आमाशय में निकलने वाले जठर रस में दो एंजाइम होते हैं दोस्तों, जिनके नाम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। तो जो पेप्सिन होता है दोस्तों ये प्रोटीन का पाचन में मदद करता है, और रेनिन जो होता है दोस्तों ये जो होता है दूध के पाचन में मदद करता है। तो आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को खंडित कर देता है और सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और पेप्टोन्स जो होते हैं आगे चलकर दोस्तों अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल जो होते हैं आगे चलकर अमोनिया और यूरिया बनाते हैं, और वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो प्रोटीन का जब पाचन होता है दोस्तों तो हमारी जिस दिन हम अंडा खाते हैं या ज्यादा प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं, दालें खाते हैं, तो हमारी जो मूत्र होता है वो ज्यादा पीला हो जाता है या उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पेप्टोन्स में किया जाता है। और पेप्टोन जो होते हैं दोस्तों वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, और अमीनो अम्ल यूरिया में बदलता है, और यूरिया के माध्यम से जो मूत्र निकलता है वो ज्यादा पीला हो जाता है और ज्यादा बदबूदार होता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करूंगा मैं रेनिन एंजाइम की। तो रेनिन एंजाइम जो होता है जो हमारे आमाशय में पाया जाता है दोस्तों, यह दूध में घुली हुई प्रोटीन का नाम होता है दोस्तों केसिनोजेन का पाचन करते हैं, और ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे पक्वाशय में पाचन, ड्यूडोनम में पाचन। तो दोस्तों ड्यूडोनम में पाचन के ऊपर डिस्कस करेंगे। भोजन के पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसे यकृत लीवर में निकलने वाले पित्त रस से आकर मिलता है। तो दोस्तों जैसे ही भोजन आमाशय से निकल करके आमाशय के अगले भाग ड्यूडोनम में पहुंचता है, तो वहां पर ड्यूडेनियम में क्या होता है, सबसे पहले लीवर से निकलने वाला पित्त रस यानी कि बाइल डक्ट आकर मिलता है, और पित्त रस क्षारीय होता है, तो वो भोजन की अम्लीयता को क्षारीय में बदल देता है, यानी कि भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। यहाँ पर अग्नाशय से क्या होता है दोस्तों, अग्नाशय रस आता है, और जो भोजन में मिलता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों अग्नाशय से निकले अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला एंजाइम होता है दोस्तों ट्रिप्सिन का काम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, उसी अमीनो अम्ल को आगे ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद में जो एमाइलेज एंजाइम होता है दोस्तों, यह मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। इसके बाद में जो लाइपेज एंजाइम होता है दोस्तों, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आगे बात करूंगा दोस्तों मैं छोटी आंत की। छोटी आंत में पाचन, दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जो पाचन होता है, यहां भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भोजन जो होता है ड्यूडेनियम से छोटी आंत में जाता है। मैंने आपको बताया है कि छोटी आंत जो होती है एक्चुअली में इसकी लंबाई ज्यादा होती है दोस्तों, ये 6 से 7 मीटर की होती है, और यह हमारे पेट में इतनी ज्यादा घूमी होती है वहीं के वहीं, जिसे हम आंत बोलते हैं, आटी बोका भी बोलते हैं बालाघाट के लोग, गांव की लैंग्वेज में इसे पचोनी भी बोलते हैं। जैसे बकरी की पचोनी होती है वैसे ही मनुष्य की भी पचोनी होती है दोस्तों। तो वैसे ही पेट का जो आका बोका होता है उसे ही छोटी आंत कहा जाता है। और ये जो छोटी आंत होती है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, तो हमारा जो भोजन होता है वो आमाशय से ड्यूडेनियम में जाता है, और वहां पे उसमें पित्त रस और अग्नाशय रस मिलते हैं। उसके बाद में भोजन जो होता है हमारा क्षारीय अवस्था में, भोजन के आगे की क्रिया छोटी आंत में होती है, जहां भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है दोस्तों। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
और छोटी आंत की दीवारों से आंतरस निकलता है जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों सबसे पहले होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है यह शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा माल्टेज एंजाइम जो होता है यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इरेप्सिन एंजाइम का छोटी आंत में क्या कार्य होता है। तो दोस्तों इरेप्सिन एंजाइम जो होता है यह शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में जो माल्टेज एंजाइम होता है दोस्तों यह माल्टोज को ग्लूकोज में परावर्तित करता है या परिवर्तित करता है। इसके अलावा दोस्तों सुक्रेज एंजाइम जो होता है यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। और दोस्तों फ्रक्टोज जो होती है यह सबसे मीठी शर्करा होती है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। इसके अलावा दोस्तों लैक्टेज एंजाइम जो होता है यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा दोस्तों लाइपेज एंजाइम जो होता है यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। इसके बाद में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आंतरस जो होता है यह क्षारीय होता है और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरस का स्रावण होता है या सेक्रेशन होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें 2 लीटर आंतरस का रोज सेक्रेशन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करेंगे अब हम मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल जो होती है दोस्तों, जो उसकी आहार नाल होती है जहां से भोज्य पदार्थ जो है आमाशय तक जाते हैं, एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर एनस यानी कि गुदा द्वार पर समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का प्रमुख भाग होता है दोस्तों। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा में जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो दोस्तों मुख गुहा में क्या क्या पाई जाती है? जीभ या टंग पाई जाती है जो स्वाद लेने में यूज होती है। दोस्तों आपकी जो जीभ होती है उसका सामने का जो भाग होता है वो मीठे को टेस्ट करता है और उसके लेफ्ट और राइट भाग यानी दाएं बाएं जो भाग होता है वो खट्टे को अनुभव करता है और जो पिछला भाग होता है वो कड़वे को अनुभव करता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में 32 दांत पाए जाते हैं, 16 दांत नीचे और 16 दांत ऊपर, यानी वयस्क में 32 दांत और बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर में जो मुख्य पाचन अंग होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की जो आहार नाल होती है एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है और मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा में जीभ, दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जीभ के ऊपर टंग 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 टंग। तो दोस्तों जीभ क्या होती है? मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे पेपिली या अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स कहते हैं। इन्हीं टेस्ट कलिकाओं या टेस्ट बड्स के द्वारा मनुष्य को विभिन्न स्वाद का अनुभव होता है, जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे भाग का अनुभव होता है, पश्च भाग से कड़वे और बगल के दाएं बाएं के भागों से खट्टे भागों का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा ही भोजन को निगलने में मदद करती है। तो दोस्तों टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर digestive system which helps we can also start the digestion of food। तो दोस्तों जीभ जो होता है वहीं से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है और भोजन के जीभ में हमारे 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जीभ में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों दांत को टूथ कहा जाता है। तो दोस्तों आपने वो बात तो सुना ही होगा, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? दोस्तों नमक का क्या काम होता है? नमक जो होता है वो हमारे दांतों के मसूड़े में घुसे हुए जीवाणुओं को मार देता है और नमक और सरसों तेल से मुंह धोने से हमारे दांत जो है मजबूत और चमकदार होते हैं। हमारे पूर्वज लोग जो है नमक और सरसों तेल से मुंह धोते थे, उनके दांत सड़ते भी नहीं थे और दर्द भी नहीं होते थे और उन्हें पायरिया भी नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों जो कोलगेट आते हैं, आपको तो पता ही है कितना दांतों की प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों अपने दांतों को हेल्दी बनाने के लिए नीम और ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक पदार्थों का यूज करें। आगे बढ़ते दोस्तों मैं बात करूंगा दांत की।
तो दांत हमारे लिए भगवान के द्वारा दी हुई अनमोल देन है। दांत जो होते हैं दोस्तों जितने सुंदर होते हैं हमारी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। दांत जो होते हैं दोस्तों हमें इनकी बहुत ज्यादा केयर करना चाहिए। हमें रात में भी ब्रश करना चाहिए और सुबह भी ब्रश करना चाहिए और प्रॉपरली टंग क्लीनर का भी यूज करना चाहिए। तो दोस्तों दांत के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि भोजन के पाचन में दांत की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों जब हम भोजन को खाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा भोजन को चबाएंगे उतना ज्यादा उसमें लार मिलेगी और भोजन हमारा उतने अच्छी से पचेगा। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत जो होते हैं दोस्तों गर्त दंती यानी कि थेकोडोंट द्विवार दंती यानी डाइफोदंत एवं विषय दंती यानी कि हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत यानी कि दोस्तों मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। 32 ही होती है मनुष्य की, जिसमें 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मनुष्यों का वह भाग जहां पर दांत पाए जाते हैं जबड़े कहलाता है, और जबड़े के प्रत्येक जबड़े में 2 कृतनक यानी कि इंसिजर दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के जबड़े में इंसिजर दांतों की संख्या जो होती है 2 होती है, दो और ऊपर 2 और नीचे 2 यानी 4। और रदनक जो होते हैं दोस्तों कैनाइन, ये एक एक की संख्या में पाए जाते हैं, ऊपर 1 नीचे 1। इसके अलावा अग्र चवर्णक जो होते हैं जिन्हें हम प्रीमोलर्स कहते हैं, इनकी संख्या जो है दोस्तों 3 पाई जाती है, 2 पाई जाती है, ऊपर 2 नीचे 2। इसके अलावा दोस्तों 3 दांत जो होते हैं वो मोलर्स पाए जाते हैं, जिन्हें 3 चवर्णक कहा जाता है। और मनुष्य के दांत जो होते हैं दोस्तों 2 बार निकलते हैं, और पहले शैशवावस्था यानी कि बचपने में निकलते हैं। जब बच्चा जो है दूध पीता है तब 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें मिल्की टूथ कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत निकलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं और वो 2 बार निकलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों दंत सूत्र की। कंपटीशन एग्जाम में दंत सूत्र आता है, तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। आई का मतलब होता है दोस्तों इंसिजर जो दांत होते हैं 2 के जोड़े में 4 होते हैं। उसके बाद में कैनाइन जो होते हैं दोस्तों वो जो होते हैं 1 होते हैं, जो कि भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। और पहले जो होते हैं दोस्तों जिन्हें कृतनक कहते हैं, ये भोजन को चबाने में काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरे में होते हैं प्रीमोलर्स दांत, जिन्हें कि चवर्णक कहते हैं, ये भोजन को पीसने में काम आते हैं। और मोलर दांत जो होते हैं दोस्तों इन्हें जो है मोलर जो होते हैं वो भोजन को पीसने में काम आते हैं, और अग्र चवर्णक जो होते हैं वो भोजन को काटने में काम आते हैं। इस तरह से दोस्तों ये सभी दांत होते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम में आते हैं। तो 1I22 C11 PM22 M3/3 = 8/8 × 2। इस तरह से दोस्तों मनुष्य का दंत सूत्र होता है, इसे याद कर लेना आप, एग्जाम में आता है। इंसिजर जो होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं। उसके बाद में आपके कैनाइन जो होते हैं वो 1 होते हैं। उसके बाद में आपके जो प्रीमोलर होते हैं दोस्तों वो 3 होते हैं, और जो आपके मोलर होते हैं वो 3 होते हैं, और प्रीमोलर जो होते हैं 2 होते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है। तो इस तरह से टोटल 32 दांत होते हैं दोस्तों। तो नोट दांतरी एक नोट पॉइंट है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामल नाम का एक चमकीला स्तर पाया जाता है दोस्तों, जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। और ये मानव शरीर का इनामेल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दी में आपको बता दिया है। जो दांत का दंत सूत्र होता है इसको आपको याद रखना है। जो आपके इंसिजर दांत होते हैं, इंसिजर दांत जो होते हैं दोस्तों ये 2 की संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद में आपके जो कैनाइन दांत होते हैं वो 1 की संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद में जो आपके प्रीमोलर दांत होते हैं ये 2 की संख्या में पाए जाते हैं। और आपके जो मोलर दांत होते हैं दोस्तों वो 3 की संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि ऊपर में 2 ऊपर में 8 दांत के 2 जोड़े और नीचे में 8 दांत के 2 जोड़े, यानी कि टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको लार ग्रंथियों के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों लार ग्रंथियां जो होती है मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जोड़ी जो होती है वो लार ग्रंथि जो होती है वो जीवा के दोनों ओर 1 की संख्या में उपस्थित होती है। जीभ के दोनों ओर जो पहली जोड़ी लार ग्रंथि होती है दोस्तों वो 1 की संख्या में उपस्थित होती है, जिसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। दूसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है दोस्तों वो निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिजल अस्थि के दोनों ओर 1 की संख्या में उपस्थित होती है। कौन सी अस्थि के? मैक्सिल अस्थि के दोनों ओर 1 की संख्या में उपस्थित होती है, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो दोनों कानों के नीचे 1 की संख्या में उपस्थित होती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहा जाता है। मनुष्य के लार में लगभग
99% जल और 1% एंजाइम होता है दोस्तों, ये मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। इसके अलावा लार में मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। टाइलिन जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, मंड को माल्टेज शर्करा में बदलता है। और लाइसोजाइम जो होता है, ये जो होता है दोस्तों भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारता है। और एक और होता है दोस्तों माल्टेज, जो माल्टेज शर्करा को काय में बदलता है। जो माल्टेज जो होता है दोस्तों, ये माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा अवशोषण। तो दोस्तों हमारा जो भोजन होता है, जो छोटी आंत में होता है, वो पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। तो छोटी आंत से हमारे भोजन का अवशोषण होता है और उसे डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा दिया जाता है। इसे भोजन का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदर्द यानी विलाई के द्वारा होता है। तो दोस्तों छोटी आंत में जो छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें विलाई कहा जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी होती है और जिसके द्वारा भोजन का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की। तो अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है दोस्तों। तो अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों मल परित्याग की। तो डिफोरकेशन जो होता है, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा एनस के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको भोजन के पाचन के बारे में पढ़ाया है। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और जानकारी को जितना ज्यादा बढ़त। दोस्तों आपने सुना होगा कि ज्ञान जो होता है एक ऐसी चीज होती है, जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। सरस्वती जो होती है जितना बांटोगे उतनी बढ़ती है, ऐसा कहते हैं हमारे प्राचीन लोग। तो दोस्तों ज्ञान को बांटना चाहिए। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज दोस्तों।